हाँ जी, तो आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आई मीन क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बता रखा है कि भाई 3 तरह की मुझे एक्टिविटीज दे रखी है। इनडायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, एनर्जी है। स्टैंडर्ड रेट मुझे बता रखा है कि भाई 1 यूनिट को बनाने में 20 किलो क्या लगेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता रखा है कि भाई 1 यूनिट को बनाने में 0.5 kg लगेगा। एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है। अच्छा, मुझे बता रखा है कि भाई कंपनी ने जो है करंट ईयर में 80,000 यूनिट्स बनाए हैं और कंपनी का पॉलिसी है कि वो क्या करती है, वेरियंसेस अब 5% को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। अब इसने मुझे क्या रखा है कि भाई आप जो है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो यूजिंग एबीसी एंड अपने को बताना है कि भाई फेवरेबल है या फिर एडवर्स है। ठीक है, तो देखो एबीसी अपने कर रखा है, तो जस्ट अपने जो ऊपर क्वेश्चन करे वही वाले हैं। ये रहा वेरिएंस एनालिसिस एंड एबीसी कॉस्टिंग। अपन को पूछ रहा है कौन सा, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी। तो अपने को निकालना है ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक निकालना है एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर रेट इनटू एक्चुअल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट कितनी दे रखी है, तो क्वेश्चन बता रखा है कि भाई स्टैंडर्ड रेट है मेरी इतनी, एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर रेट कितनी होगी 9,40,000 से डिवाइड कर दोगे 48 का तो आ जाएगा 19.5833 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सो 20 माइनस दिस इंटू 40,000 करूंगा एक्चुअल क्वांटिटी, तो मेरा जो है आंसर निकल के आएगा 20 फेवरेबल। ये तो हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब मुझे चाहिए रहेगा क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर माइनस एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो मुझे पता है एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर तो है 48 राइट, तो एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है 48। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है कि भाई एक्चुअल को बनाने में कितना मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट लगता। सो एक्चुअल को बनाने में कितना लगता, तो देखो मुझे एक चीज पता है कि भाई मुझे एक चीज पता है कि भाई 1 यूनिट को बनाने में 0.5 kg लगता है और मैंने यूनिट्स बनाए 80,000। तो 80,000 को बनाने में कितना लगेगा, 80,000 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये 40,000। तो 80,000 इंटू 0.5 माइनस 48,000 इंटू में क्या करूंगा, इंटू आपको करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट मुझे बता रखी है 20, तो ये हो गया मेरा इंटू 20 का दिया मेरा, तो ये जो है 1,60,000 आ गया क्या मेरा एडवर्स। ठीक है, तो ये जो है मैंने इंडायरेक्ट मटेरियल का निकाला। आप जो है क्या करना, सेम प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी का निकाल देना, इस तरह से निकलेगा, कुछ अलग नहीं करना है अपने को। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग और अपना एनर्जी का सेम निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस, और सेम नीचे एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रखा है, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इंटरप्रेट कर लेना, आप जो है थ्योरी दे रखी है इसको इंटरप्रेट कर लेना, और ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनी का पॉलिसी। ठीक है, सो देखना ऊपर इसका सॉल्यूशन पे आ जाते हैं अपन। सो अपन को किस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन ने इंडायरेक्ट मटेरियल्स का निकाला। देखो इंडायरेक्ट मटेरियल्स का क्या दे रखा है, अपन ने वेरिएंस कितना निकाला, अपन ने वेरिएंस निकाला 1,60,000 एडवर्स और 20 फेवरेबल। तो ये हो गया 1,60,000 एडवर्स और 20 क्या हो गया, 1,60,000 क्या हो गया एडवर्स और 20 मेरा निकल के आ गया फेवरेबल, राइट। अच्छा, एक और चीज अपन को इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो आप ये देखो कि भाई जो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, इंडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली मेरा 80,000 यूनिट है। 80,000 इंटू कितना लगेगा 0.5 इंटू अगर 20 करो तो 40,000 इंटू 20 करो तो कितना आ जाएगा 8 लाख। मतलब बेसिकली मेरा 8 लाख लगाना चाहिए था और मेरा जो है 1,60,000 क्या लगा है, फेवरेबल है एडवर्स है। देख लेते हैं अपन, 1,60,000 जो है मेरा आ रहा है एडवर्स। ठीक है, तो मैंने इसको परसेंटेज निकाला, 1,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू यूनिट आया, क्या निकल के आया 20%। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि 5% ज्यादा है। इस तरह से जो है बाकी सारी का परसेंटेज निकाल दोगे, राइट। तो ये अपना हो गया इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, एक कंपनी है JPY लिमिटेड, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। इट हैज रिसेंटली ऑटोमेटेड पार्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अडॉप्टेड TQM एंड जेट मैन्युफैक्चरिंग। नो इन्वेंटरीज आर हेल्ड फॉर मटेरियल एज वेल एज फॉर FG। कोई इन्वेंटरी नहीं अपने पास करंटली। द कंपनी करंटली यूजेस स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अच्छा, फॉलोइंग आर द रिलेटेड टू फोर्थ क्वार्टर इन्फॉर्मेशन। क्या बता रखा है मुझे, ये मेरा बजट है कि भाई मेरा प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना होना चाहिए था 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल लगता है मेरा कितना 2 लाख इंटू 30। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना 2.5 लाख इंटू 31.2। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स बता रखा है मुझे, ओवरहेड बता रखा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अपन जो है इसको किस पे अब्सॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे अब्सॉर्ब कर देते हैं। द CEO इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अलोंग विद दिस एंड दिस फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई जो मेरा मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट है वो कितना है 96,000 एंड सेटअप का कॉस्ट है मेरा कितना दे रखा है 2,24,000। इसका टोटल मारो कितना आ रहा है ये, और फिर मुझे आगे बता रखा है। ठीक है, तो 96,000 प्लस 2,24,000 का टोटल मारोगे तो आपका जो आंसर निकल गया 3,20,000। तो मेरा जो है टोटल किससे मैच करके इससे, तो मैंने जो है 3,20,000 को फर्दर एनालाइज करा, 3,60,000 को फर्दर एनालाइज करा, जो है मेरा कितना है ABC के बेसिस पे मटेरियल हैंडलिंग सेटअप कॉस्ट इतना, और ये मुझे बता रखा है कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है मुझे। ठीक है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड एंड प्रोडक्शन रन। आगे देखते हैं अपन, आगे मुझे बता रखा है कि भाई रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द फोर्थ क्वार्टर वर मेड एज फॉलोज। तो ये मेरा क्या दे रखा है, रिवाइज स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं मुझे। रिवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेसिकली मेरा क्या है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड देखोगे आप तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड मुझे ये पता है ना कि भाई 1 लाख के लिए 2 लाख के जो मटेरियल चाहिए, मतलब 1 यूनिट के लिए कितना चाहिए होगा 2 पर यूनिट चाहिए होगा।
अच्छा, फिर अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इधर कितना था 30 है, तो ये मेरा ओरिजिनल 30 दे ही रखा नीचे। डायरेक्ट लेबर 15 मिनट, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि 25,000 आवर्स अपने को लग रहे हैं 1 लाख यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा। इस तरह से मेरा जो है रिवाइज चैनल निकल के आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैलकुलेट प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का मतलब क्या होता है, रिवाइज को अपन कंपेयर करेंगे किससे, रिवाइज को कंपेयर करेंगे बेसिकली मैं एक्चुअल से रिवाइज को कंपेयर करूंगा। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अपने को बता रखा है कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा। चार्ट के बेसिस मैंने दिखाया कि भाई मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। तो देखो 1,10,000 पे 2 kg मटेरियल लगना चाहिए था इंटू 30, ठीक है। तो 1,10,000 इंटू 2 इंटू 30 कितना हो गया, 66 लाख हो गया ये। लेबर की बात करूं तो 1,10,000 इंटू कितना लगेगा, 15 मिनट दे रखा था, 1,10,000 इंटू 15 मिनट करा मैंने, इंटू 300 करा, डिवाइड बाय 60 करिए, तो मेरा जो है टोटल आ गया कितना, 82,40,000। रिवाइज की बात करें तो रिवाइज स्टैंडर्ड मुझे बता रखा देखो ये रहा। तो रिवाइज के बेसिस पे मैंने जो है निकाला इतना और इतना, और एक्चुअल मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है इतनी और इतनी। अब आपने को पता है ट्रेडिशनल वेरिएंसेस निकालने हैं, तो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस आप निकाल देना। ट्रेडिशनल वेरिएंसेस के बाद जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो बेसिकली अपन कहाँ थे, अपन सॉल्यूशन पे थे। देखो अपन ने ट्रेडिशनल वेरिएंसेस निकाल दिए, अपन को निकालना आता है प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस। अच्छा, प्लानिंग वेरिएंस आप निकाल लोगे, ठीक है। प्लानिंग वेरिएंस में अपन को बेसिकली क्या करना पड़ता है, रिवाइज को एक्चुअल से कंपेयर करना पड़ता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग वेरिएंस मैंने निकाल दिया। अब देखो मटेरियल का निकाल देना सबसे पहले, फिर लेबर का निकाल देना। तो मटेरियल का प्लानिंग वेरिएंस ये निकाल दिया मैंने, प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस एंड ऑपरेशन वेरिएंस निकाल दिया मैंने, प्राइस एंड यूसेज। इसके अलावा आप लेबर का भी सेम काम करना, ठीक है। लेबर का अपन को ट्रेडिशनल वेरिएंस निकाल देना, क्या हो रहा है इसको, ये हो गया रेट एंड एफिशिएंसी, फिर अगेन रेट एंड एफिशिएंसी प्लानिंग, एंड ये हो गया ऑपरेशनल, ठीक है। इसमें आई थिंक वो दिक्कत आएगी नहीं, एग्जांपल 1 है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने कर लिए होंगे, तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ये पूछ रहा है कि भाई आप निकालो ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। तो देखो एबीसी कॉस्टिंग मैंने आपको करा रखा है, देखो ये रहा एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये रहा और एफिशिएंसी वेरिएंस ये रहा। ये फॉर्मूला दे रखा है अपने को, स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर रेट इनटू एक्चुअल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर माइनस एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से आप जो है निकाल सकते हो। जो अपने ऊपर एबीसी के कॉस्टिंग करें उसी तरह से जो है आपका बेसिकली ये निकल जाएगा, कौन सा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। सो अपन मूव ऑन करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999 FF company is pioneer of the fast food in Southampton. It delivers a truly fresh and affordable made-to-order sandwiches, burger, and other meal in a friendly and relaxed environment. The popularity of the sandwiches, burger, etc. continued to grow over the decades, but one thing remained the same, and that was its core values and principles. Right? आगे मुझे बता रखा है क्या है core values. Always provide exceptional service to valued guests. ये ठीक है, पढ़ लेना core values. आगे बढ़ते हैं अपन. The performance report of financial year 23-24 हमें प्रेजेंट करी गई, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को कि भाई मेरा सेल्स मेरा अमाउंट में कितना था, 2 लाख था। अमाउंट बोले तो यूनिट्स मेरी 2 लाख थी, सेल हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट आ गया। अभी दे रखा है कि भाई मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट बिलीव दैट द साइज ऑफ द फास्ट फूड मार्केट डिराइविंग द बजट नंबर ऑफ बर्गर्स टू बी सोल्ड इज ओवर एस्टिमेटेड। ही हैज कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस टू बी इतना एडवर्स, ठीक है। फर्दर द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूडेड कस्टमर का फीडबैक एंड मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स वर रिगार्डिंग द डिले इन सर्विस टाइम। वन ऑफ द फीडबैक वॉज कि भाई मैंने जो है फूड ऑर्डर करता 2:10 को, आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ वेटिंग आई कॉल्ड द वेटर and asked him what happened. He told me that he will check with the kitchen. I got the order after 45 minutes of waiting. The cafe is not good in delivery time. ये मेरे को कस्टमर का फीडबैक आया है। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, बस्टेड डेटा शोन इन द टेबल इज बेस्ड ऑन द assumption that total market size would be जो है 4 लाख यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में अपन को पता है क्या होता है वो मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर वेरिएंस, ठीक है। मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस के बेसिस पे अपना क्या निकलता है, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। अच्छा आप चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो ऑलराइट, इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं अपन। देखो सिंपल सी बात ये कि मुझे बोल रहा है कि आप रिकंसिलिएशन बनाओ। तो देखो मेरा बजट प्रॉफिट कितना है, 2,59,500, एक्चुअल कितना है 144,375। सो आ जाते हैं अपन, ये हो गया कितना मेरा 2,59,500 और ये हो गया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इतना। सबसे पहले अगर वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट का देखें तो फिक्स कॉस्ट का कितना दे रखा है 7,500 एडवर्स, ये हो गया 7,500 एडवर्स। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे बता रखा है 6,33,537,075 और ये हो गया वेरिएंस। अच्छा मुझे अगर निकालना है कि भाई मेरा वेरिएंस कितना है तो अपन क्या करेंगे, 6,33,000 2 लाख के लिए है तो 6,33,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू कर दो 1,65,000 माइनस कर दो 537,075, तो आपका जो है आंसर निकल के आएगा कितना
14850। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो है लॉजिकली बता दिया। अगर आपको फॉर्मुला से करना है तो फॉर्मुले से भी कर सकते हो, जो अपना वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएंस निकालना है। तो आप लॉजिकली ऐसा कर सकते हो कि भाई 6,33,000 2 लाख के लिए तो 1,65,000 के लिए कितना होना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आ गया मेरा, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करें तो सेल्स प्राइस वेरिएंस मुझे पता है कि भाई देखो क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई सेल्स मेरी इतने की है, यूनिट्स इतने हैं, तो मेरा जो है पर यूनिट का कॉस्ट है 5.25, एक्चुअल में कितना है 5.13। तो क्या फॉर्मुला बनेगा 5.13 माइनस 5.25 इंटू 1,65,000। सो आ जाते हैं अपन प्राइस वेरिएंस, देखो ये रहा 5.13 माइनस 5.25 इंटू 1,65,000, 19,800 मेरा क्या निकल के आ गया, 19,800 बेसिकली मेरा निकल के आ गया, कहाँ गया 19,800 जो है मेरा निकल के आ गया सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये हो गया 19,800 सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब मुझे चाहिए सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, तो इसको मुझे दो चीजें पता है, एक होता है मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इन लोगों ने सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस निकाल रखा है कितना 2602.5 जो भी है, तो मुझे बता रखा है इन लोगों ने ये वाला वेरिएंस, ठीक है। प्लानिंग वेरिएंस इन लोगों ने मुझे बता रखा है कितना है, ये है मेरा, इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 26 स्टूपिड पीडीएफ 26062.5। अच्छा, ये मुझे वेरिएंस पता रखा है, मुझे बस्टन मार्केट शेयर पता है। बस्टन मार्केट शेयर का मतलब है कि भाई 4 लाख मेरा टोटल मार्केट साइज था, उसमें से मेरा शेयर कितना है 2 लाख, तो मेरा बस्टन मार्केट शेयर कितना हो गया 2 लाख। तो दिस इक्वल्स टू बस्टन मार्केट शेयर एक्चुअल मार्केट साइज माइनस बस्टन मार्केट शेयर मुझे पता है 2 लाख इंटू बस्टन कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। बस्टन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा डिवाइड बाय 2 लाख कर देना, पर यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा बस्टन मार्केट शेयर एक्चुअल मार्केट साइज, राइट, बस्टन मार्केट शेयर एक्चुअल मार्केट साइज मिल जाएगा। अच्छा, फिर आप बेसिकली क्या करोगे कि भाई आप निकालोगे मार्केट शेयर वेरिएंस, ठीक है, मार्केट शेयर वेरिएंस। तो मुझे एक चीज तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, अब मुझे क्या निकालना है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वेरिएंस, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगा एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बस्टेड मार्केट शेयर ऑफ एक्चुअल मार्केट साइज, जो मैंने इस फॉर्मूले से निकाली इनटू बस्टेड कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल मार्केट शेयर बोले तो ये रहा 1,65,000 जो मेरा एक्चुअल मार्केट शेयर है, तो उसके बेसिस पे जो है हमने क्या करा, ये वाला वेरिएंस निकाल दिया, वो कितना बैठा मेरा करीबन 46912। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज आप कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि आसान ही है, राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने ये वाला बस्टेड मार्केट शेयर ऑफ एक्चुअल मार्केट साइज मुझे नहीं बता रखा, क्वेश्चन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे मैंने पहले निकाला बस्टेड मार्केट शेयर ऑफ एक्चुअल मार्केट साइज, उसको मैंने जो इधर पुट करा, इससे जो है मेरे को ये वाला वेरिएंस निकल के आ गया, राइट। क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि भाई आप क्या करोगे, एबीसी क्वेश्चन में मुझे साफ साफ बता रखा है कि भाई मार्केट साइज दे रखा है, तो याद रखना जहां भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मार्केट साइज मार्केट शेयर की बात करें तो आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस में वो मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है मुझे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बता रखा है कि भाई एक कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करती है। अच्छा, इन लोगों ने मुझे बता रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट का पर यूनिट मुझे बता रखा है कितना है, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा इतना, डायरेक्ट लेबर लगेगा इतना, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे इतने। फिर इसने मुझे बता रखा है कि भाई मेरा यूनिट्स कितना है, एक्चुअल में बजटेड था 50,000, एक्चुअल में लगा है 52,000। फिर मुझे बता रखा है एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल 10,65,600, 24,000, 42,000 और 24,42,000 और 12,28,000। मुझे पूछ रहा है कि भाई लेबर रेट वेरिएंस निकालो एंड एफिशिएंसी, डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, ठीक है, वेरी इजी। देखो मैं आपको ले चलता हूँ नोट्स में, कंट्रोल होम। सो लेबर पे चलते हैं। सो लेबर वेरिएंसेस देखो ये रहे। अच्छा, लेबर वेरिएंसेस में देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लगता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड, ठीक है। तो वही आपको इधर यूज करना है लेबर रेट वेरिएंस के लिए, ठीक है। सो डायरेक्ट लेबर रेट के लिए आपको जो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और डायरेक्ट एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए जो है आपको बेसिकली क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इन दोनों को यूज करोगे जो है आपका आंसर निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये करा रहा नहीं हूं, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है इधर। अच्छा, आप एक बात समझना कि भाई इसने पूछ रखा है कि भाई एक्चुअल रेट कितनी है, एक्चुअल रेट कैसे निकालोगे, देखो मुझे पता है कि भाई डायरेक्ट लेबर कितने के टोटल इतना डिवाइड बाय इतना कर देना, एक्चुअल रेट आ जाएगी। अच्छा, फिर मुझे पता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्या होती है, तो देखो स्टैंडर्ड खुद ही दे रखी है कि भाई 8 पर आर कितना है मेरा स्टैंडर्ड रेट है, राइट। इसके अलावा मुझे बता रखा है एक्चुअल आर पेड, एक्चुअल आर आपने कितना पे करा, ये हो गया 3 लाख, तो आपका जो है लेबर रेट वेरिएंस निकल जाएगा। ऐसे ही जो है आप क्या करोगे, एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दोगे। सो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी, मैं करा रहा नहीं हूं आपको, आई होप आप कर लोगे ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये रहा, लेबर रेट वेरिएंस निकाल दिया इसने और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंटरप्रिटेशन जो है काम के लिए, इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान होता है इंटरप्रिटेशन, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मुझे बता रखा है, क्या दे रखा है इसने कि भाई जस्ट अ सेकेंड, एक कंपनी है T-Tech is a Taiwan-based firm that designs, develops and sells audio equipment. Founded in 1975 by Mr. Boss. Firm sell its product throughout the world. ठीक है, फिर इसमें बता रखा है T-Tech
इज बेस्ट नोन फॉर इट्स होम ऑडियो सिस्टम्स एंड स्पीकर्स, नॉइज कैंसिलेशन, दिस। उसका बजट क्या दे रखा है कि भाई ये मुझे 2 सिस्टम दे रखे हैं, 1 एंड सिस्टम नंबर 2। मेरी सेल यूनिट कितने की होगी, दिस एंड दिस, सेल प्राइस इतना रहेगा एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा रहेगा पर सिस्टम इतना। ये तो मेरा जो है बजट है, ये हो गया बजट। आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रखा है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर हैज सेंट यू अ कॉपी ऑफ ईमेल, ठीक है, ही रिसीव फ्रॉम द सेल्स मैनेजर, द कंटेंट ऑफ द ईमेल वाज एज फॉलोज। ईमेल का कंटेंट क्या है भाई, वी हैव एन आउटस्टैंडिंग मंथ, देयर वाज एन एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस ऑफ 3000 WPMPO systems of इतना, but I compensated for that by raising the price of 5000 systems. अच्छा, unit sales of 3000 systems were as expected, but sales of 5000 systems were exceptional and gave a sales margin volume variance of 23,75,000। तो वापस समझना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 2 सिस्टम है, एक तो 3000 वाला, एक 5000 वाला। इन लोगों ने कहा कि भाई करंट में क्या होता है, एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस था कितना, 3000 वाले सिस्टम पे, मतलब ये वाला जो सिस्टम है ना, इसका प्राइस कम हो गया होगा, इसका प्राइस कम हो गया होगा, इसलिए मेरा क्या आया, एडवर्स प्राइस वेरिएंस निकल के आया। लेकिन इन लोगों ने कंपेंसेट कर लिया, कैसे, बट आई कंपेंसेटेड फॉर दैट बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ 5000 सिस्टम्स, मतलब मैंने क्या करा, 5000 सिस्टम का जो है प्राइस बढ़ा दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, जो मेरा 3000 सिस्टम से एडवर्स वेरिएंस आ रहा था वो कंपेंसेट हो गया। आगे देखते हैं। यूनिट सेल्स ऑफ 3000 वर एज एक्सपेक्टेड, जो मेरी यूनिट सेल्स है वो कितनी एक्सपेक्टेड थी, 1500 यूनिट थी, 1500 ही हुई है। आगे बढ़ते हैं। बट द सेल्स ऑफ 5000 वर एक्सेप्शनल एंड गेव अ सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ इतना, ठीक है, मतलब सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है कि भाई जो मेरी एक्चुअल में सेल्स हुई है वो कितनी हुई होगी, 500 यूनिट से ज्यादा हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन ऑन दिस फिगर्स, यू गॉट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल रिजल्ट मुझे बता रखे हैं, देखो एक्चुअल रिजल्ट मुझे क्या दे रखा है, 1500 की 1500 यूनिट सेल्स हुई है, अच्छा 500 की क्या हुई है, 600 यूनिट सेल्स हुई है, ये मेरा जो है सेलिंग प्राइस दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है इन्फॉर्मेशन, टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 सिस्टम्स वाज एज बजटेड, बट एज अ रिजल्ट of suppliers reducing the price of supporting UHD TV system, the total market for 5000 system reached by 50%. The company has sufficient capacity to meet the revised market demand of 750 units of its 5000 systems and thereby maintain its market share. Just a second. तो इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे थे बेसिकली। अच्छा देखो सॉल्यूशन पूछ कर रहा है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। तो देखो सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी इनटू बस्टेड प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब एक ये निकल आ रहा है, एक ये निकल आ रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक्चुअल सेल क्वांटिटी मुझे पता है कितनी है, 1500 और 600, राइट। तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी, 1500 और 600 की आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, रिवाइज सेल्स क्वांटिटी। अच्छा अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरी टोटल जो एक्चुअल सेल्स है उसको मैं प्रपोर्शनेटली करता हूँ, कितना मेरा बजट था। तो देखो मेरा बजट था कितना, 1500 और 500, कहाँ लिखा है, देखो ये रहा, मेरा बजट था कि भाई 1500 और 500 यूनिट्स बिकेगी, तो ये आगे 1500 और 500, मेरा बजट था 1500 और 500 यूनिट्स बिकेगी। अच्छा फिर इन लोगों ने क्या कहा, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई मार्केट डिमांड फॉर 3000 यूनिट की कितनी है, सेम ही है, लेकिन जो 5000 यूनिट की जो मार्केट डिमांड है वो 50% से बढ़ गई। तो 500 प्लस 50% करोगे तो 750 आ जाएगा, तो 1500 प्लस 750 ये कितना हो गया, 2250। अच्छा इसने एक और चीज मुझे कही कि भाई जो आपको ये वेरिएंसेस निकालने हैं ना, ये रिवाइज डेटेड के बेसिस पर निकालने, मतलब आपको क्या करना है, इसको और एक्चुअल को कंपेयर करना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2100 को 1500 और 750 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा कितना निकल के आएगा, 1400 और 700 निकल के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे पता चल गया क्या कि भाई मेरा एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी 1500 और 600, राइट, 1500 और 600। इसके अलावा RSQ कितना है मेरा, RSQ है 1400 और 700, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लिया और मल्टीप्लाई करा मेरा बस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। बस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। तो देखो सेल प्राइस मुझे बता रखा है कितना, सेल प्राइस दे रखा है 8750 माइनस कंट्रीब्यूशन दे रखा है 12500, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 6250, तो मेरा जो है वेरिएंस निकल के आ जाएगा इतना। अच्छा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बैठता है, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बस्टेड सेल्स क्वांटिटी इनटू बस्टेड प्राइस। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी दे रखा है ये, बस्टेड सेल्स क्वांटिटी मुझे बता रखा है रिवाइज वाला इनटू जो मेरा बस्टेड प्रॉफिट है, तो मेरा जो है वेरिएंस निकल के आ जाएगा। दिस एंड दिस इंटरप्रेट कर लेना, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 एंड 12 मैं आपको जो है अगले लेक्चर में करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, सो अपन ने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 9 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस, राइट। देखो ये क्या रखा है, एक कंपनी है, कंपनी का कुछ बजट दे रखा है कंपनी ने कि भाई अपने पास 2 तरह के सिस्टम कंपनी बेचती है, एक तो 3000 WPMPO और एक 5000 WPMPO। सेल्स बता रखी है, सेल्स यूनिट्स बता रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और कॉस्ट पर सिस्टम बता रखा है। आगे देखना ये क्या बोल रहा है, आगे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी ने क्या करा, कंपनी saw an adverse sales price variance on 3000 systems of 22,50,000। मतलब जो अपन ये वाले सिस्टम बेचे हैं ना, इस वाले सिस्टम में क्या हुआ, प्राइस वेरिएंस निकल के आया मुझे एडवर्स 22,50,000 का, मतलब मैंने क्या करा होगा, इसका प्राइस कम करके बेचा होगा। लेकिन इसने देखा है कि आगे द कंपनी कंपेंसेटेड बाय रेजिंग द प्राइसेस ऑफ 5000 सिस्टम्स, मतलब जो 5000 वाला सिस्टम है ना उसका अपन ने क्या करा, प्राइस रेज करके बेचा, तो अपना जो है क्या हुआ, लॉस कंपेंसेट हो गया। आगे देखना ये क्या कह रहा है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू द फॉलोइंग योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग फिगर साइड। इन लोगों ने बता रखा है कि भाई एक्चुअल रिजल्ट्स मेरा दे रखा है इतना, भाई एक्चुअल में मेरी सेल्स इतनी हुई है। आगे देखना ये दे रखा है कि भाई टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000
systems was as budgeted, but as a result of supply reducing the price of supporting UHD TV system, the total market demand for 5000 systems raised by 50%. मतलब बेसिकली ये कह रखा है कि जो 3000 सिस्टम था उसका जो बस्टेड मेरी यूनिट थी वो कितनी थी 1500, तो उसकी तो मेरी क्या है बस्टेड तो सेम ही है, ठीक है। टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 जो है वो सेम थी एज बस्टेड, लेकिन जो 5000 की मैंने बजट निकाला था कि भाई जो 5000 सिस्टम है वो 500 यूनिट्स बेचूंगा, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो बजट था ना आपका वो 50% से इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल मार्केट डिमांड एक्चुअली जो मार्केट डिमांड है वो 50% से बढ़ गई। मतलब बेसिकली मैं क्या करूंगा 500 प्लस 50% करूंगा, कितना निकल के आएगा 500 प्लस 50%, ये निकल के आएगा 750, राइट। सो 500 का 50% करूंगा तो 250 आता है, ये टोटल कितना हो गया 1500 प्लस 750 कर लेना इसको, 1500 प्लस 750 ही मेरा टोटल निकल के आ गया। तो 1500 प्लस मैं 750 करता हूँ तो कितना बैठेगा 1500 प्लस 750 होता है मेरा 2250, राइट। सो दिस इज 2250, ये हो गया मेरा 2250। अच्छा अभी क्या रखा है कि भाई कंपनी कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड मार्केट डिटेल्स। अभी क्या रखा है कि भाई कंपनी हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू मीट द रिवाइज्ड मार्केट डिमांड फॉर 750 यूनिट ऑफ इट्स 5000 सिस्टम्स एंड देयरफॉर मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इररिलेवेंट। आगे देखो ये अपन से पूछ क्या रहा है कि भाई आप निकालो सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, और ये बेसिस किस बेसिस पे निकालना है, रिवाइज्ड मार्केट डिटेल के बेसिस पे अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो रिवाइज्ड मार्केट डिटेल्स कितनी निकल के आ रही है मेरा ओरिजिनल बजट था 1500 और 500, लेकिन जो मेरा रिवाइज बजट कितना निकल के आया 1500 और 750, रिवाइज बजट आया मेरा 1500 और 750, तो हो गया 2250, राइट। अभी क्या रखा है कि भाई आपको सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस निकालना है और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है और ये ऑपरेशनल वेरिएंसेस निकालने हैं बेस्ड ऑन रिवाइज मार्केट डिटेल। तो रिवाइज मार्केट डिटेल मतलब अपने को जो है बजट को इग्नोर करना है, अपन क्या करेंगे रिवाइज मार्केट डिटेल से कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को। अच्छा सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बस्टेड, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बस्टेड सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मतलब बेसिकली अपने को करना क्या होता है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी ले लिया मैंने, माइनस करूंगा मैं क्या एक्चुअल जो मैंने यूनिट्स बेची है उसको बस्टेड रेशियो में क्या करूंगा बस्टेड रेशियो में लेके आऊंगा, तो एक्चुअल में से जब मैं उसको लेस करूंगा इनटू मैं बस्टेड प्रॉफिट करूंगा तो मेरा आंसर क्या निकल आएगा सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, तो देखो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी तो मुझे पता है कितनी है, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी आपको देखो क्वेश्चन में दे रखी है 1500 और 600, तो मैंने उठाया कि भाई 1500 और 600 तो क्या मेरा एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, राइट। मुझे चाहिए अब क्या मुझे चाहिए रिवाइज सेल्स क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल मैंने यूनिट्स बेचे हैं उसको मैं क्या करूंगा बस्टेड रेशियो में लेके आऊंगा। तो मुझे बताओ कि भाई एक्चुअल में मैंने टोटल यूनिट्स कितने बेचे 1500 प्लस 600 कितना हो गया 2100 हो गया, इसको मैं किस रेशियो में लेके जाऊंगा 1500 और 750, तो कैसे निकालूंगा 1500 डिवाइड बाय 2250 इंटू करूंगा क्या 1500 डिवाइड बाय 2250 इंटू करूंगा 2100, कितना निकल के आ रहा है देखो ये अपन को करना है क्या 1500 डिवाइड बाय 2250 इंटू 2100, ये आ गया मेरा 1400, ठीक है। सो बेसिकली देखो ये निकल के आया मेरा रिवाइज क्वांटिटी 1400, ये निकल के आएगा 700, इन दोनों का मैं डिफरेंस लिया 1500 माइनस 1400, 100 रुपए का डिफरेंस ये आ गया। अच्छा मुझे क्या करना है अब बजटेड प्रॉफिट चाहिए, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे सिंपल आप क्या करो बजटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये देखो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी 18750 और मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 12500, मेरा बजटेड प्रॉफिट कितना निकल के आएगा इन दोनों का डिफरेंस लो 18750 माइनस 12500, ये निकल के आ जाएगा 6250, तो मैंने डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरा जो है वेरिएंस निकल के आ गया 6,25,000 और 23,75,000, ऑलराइट। तो मेरा जो ये टोटल वेरिएंस निकल के आ जाएगा। अच्छा अब क्या पूछ रहा है ये मुझसे पूछ रहा है सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकालोगे, जो अपन ऊपर रिवाइज क्वांटिटी निकाली उसको जो है उसमें से क्या करोगे बस्टेड को लेस कर दोगे इनटू बस्टेड प्रॉफिट, तो आपको जो है बेसिकली फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखो क्या दे रखा है अपन चलते हैं आगे, इसके बाद हाँ राइट, इसके बाद कमेंट करने को बोला है, कमेंट छोड़ देना, कमेंट आपके काम का नहीं है, एमसीक्यू पूछता है तो एमसीक्यू में से प्रैक्टिकल कंटेंट आपको देखना है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको छोड़ सकते हो, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है नहीं आने वाला ये, ठीक है। तो अपना इधर स्टैंडर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब जो है मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, और वो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 आई गेस। ऑलराइट, सो अपन बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 जो है परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेसिकली उसका लिंक। अच्छा इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो अपने इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने में काम आएंगे। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको भी पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अपन ये देखते हैं कि भाई ईबीआईटी डिवाइड बाय अपन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो ईबीआईटी का मतलब अपन दूसरा तरीका ये देख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं अपन, तो अपन क्या ले सकते हैं नेट एसेट ऑपरेटिंग एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिवीजन इनटू 100, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई जब अपन स्पॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें अपन को जो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना रहेगा। तो आरओई ऑफ द डिवीजन कैसे निकालोगे आप, आरओई ऑफ द डिवीजन इन्होंने कहा कि भाई कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन अपॉन नेट एसेट ऑपरेटिंग एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिवीजन इनटू 100। कंट्रोलेबल प्रॉफिट का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब वही मैंने आपको बताया था ईबीआईटी, दैट इज प्रॉफिट कंट्रोलेबल बाय द डिविजनल मैनेजर। अपन जो है क्या करेंगे हेड ऑफिस के खर्चे को इग्नोर करेंगे, अपन बेसिकली डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन हेड ऑफिस के खर्चे को क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। नेट एसेट ऑफ द डिवीजन का मतलब क्या है, देखो ये रहा करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अपन क्या करेंगे इग्नोर करेंगे एचओ की एसेट एंड लायबिलिटीज को। आगे बढ़ते हैं अपन
एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है रेसिडुअल इनकम का। देखो रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये पूछेगा। प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिवीजन। मतलब बेसिकली अपन ये देखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आपने जो है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो मतलब ये है कि भाई आपको जो है 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था, आपको जो है 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था और आपने कमाया कितना एक्चुअल में, तो फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख कमाया माइनस 1 लाख आपको कमाना चाहिए था, तो बेसिकली आपकी जो है रेसिडुअल इनकम कितनी निकल के गई, 1 लाख की। तो रेसिडुअल इनकम निकालने का तरीका क्या है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन माइनस करूंगा मैं क्या, इन्वेस्टमेंट मैंने कितना कर रखा है माइनस मेरा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बैठ रहा है, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस मेरा निकल के आएगा रेसिडुअल इनकम। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक होता है ईवीए, ये आपने जो है एएफएम में पढ़ रखा होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बेसिकली देखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या आता है, नोपैट, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर डेट एंड इक्विटी, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करूंगा मैं चार्ज ऑन वर्किंग कैपिटल, सॉरी चार्ज ऑन कैपिटल, चार्ज ऑन कैपिटल कैसे निकालूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी, डब्ल्यूएसीसी का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अपन निकालते हैं नोपैट, नोपैट कैसे निकलेगा, देखो नोपैट सिंपल सा तरीका ये है, आप क्या करो ईबीआईटी उठाओ, ईबीआईटी में से आपने जो है इंटरेस्ट को लेस करना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेस करोगे तो क्या आ जाएगा पीबीटी, तो ईबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट लेस करा तो आ गया ईबीटी, टैक्स लेस करा तो आ गया ईएटी, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दोगे तो जो है आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसका, नोपैट का। अब बात करते हैं दूसरा तरीका निकालना है, देखो दूसरा तरीका भी सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, पैट अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली पैट में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर रहे हैं, तो पैट में क्या कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर रहा हूं, पैट को मैं कैसे लिख सकता हूं, पीबीटी 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, फिर मैंने क्या करा 1 माइनस टैक्स को कॉमन ले लिया, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, पीबीटी, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट होता है अपना ईबीआईटी, तो मैं नोपैट को कैसे निकाल सकता हूं, डायरेक्टली ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स करके जो है मेरा नोपैट बेसिकली निकल सकता है। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इजी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, वेट ऑफ इक्विटी उठा लो, ठीक है, और ये वेट ऑफ डेट उठा लिया मैंने, वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट उठा लिया, इनको क्या करना है अपने को बेसिकली हाँ इसको बेसिकली उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या होगा, इक्विटी का कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट का कॉस्ट क्या होगा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। अच्छा वेट कैसे निकालोगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मेरी होगी इक्विटी, अपॉन मैं करूंगा टोटल, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और मेरा जो है वेट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन अपने को जो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट ओपनिंग कैपिटल लोगे, ठीक है। अच्छा अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल क्यों रहे हैं, ईवीए निकालने के लिए अपने को जो है कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होगी, क्योंकि अपन को क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसी से करना है, तो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली मुझे लेना पड़ेगा ओपनिंग वाला, तो ध्यान रखना ओपनिंग वाला अपने को जो है क्या लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेने का है। अच्छा कुछ अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखे हो तो अपन को किस तरह से ईवीए निकालना है वो देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा है नॉन कैश एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा दे रखा है, डेप्रिसिएशन बता रखा है, तो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन हो सकता है एज पर द एसेट यूसेज, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बता देगा कि जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है या फिर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। नॉन कैश खर्चा मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर अदर नॉन कैश आइटम, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा। अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये 3 एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो आपको जो है एडजस्टेड नोपैट निकालना पड़ेगा और एडजस्टेड ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना रहेगा, राइट। अच्छा एडजस्टेड नोपैट कैसे निकालोगे, तो देखो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको उठाना है ईबीआईटी में से आपको क्या करोगे, नॉन कैश खर्चे को तो ऐड करना है, नॉन कैश खर्चे को मैंने करा ऐड, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे को करा मैंने ऐड, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस करा, टैक्स पेड लेस करना है मुझे, टैक्स पेड को लेस करना है और माइनस करूंगा मैं टैक्स और इंटरेस्ट, आपको जो है एडजस्टेड नोपैट निकल के आ जाएगा। और ये अपन को कौन से साल का करना है, ईयर फॉर विच द ईवीए इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बात समझ में आ गई। एडजस्टेड नोपैट कैसे निकालोगे ये फॉर्मूला रट लेना। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो देखो आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दे रखा है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है उसको ऐड कर दो, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ऐड कर देना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ऐड कर देना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस कर देना। तो ये 4 एडजस्टमेंट वही जो अपन ऊपर करे थे, नॉन कैश खर्चा, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, तो ये नॉन कैश खर्चा, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। इधर बस एक और एडजस्टमेंट आपको करना है और वो ये है कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आपको जो है ऐड करना रहेगा, तो आपको जो है एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इस तरह से आप क्या करोगे, एडजस्टेड ओपनिंग निकालोगे, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे और उसके बेसिस अपन जो है ईवीए निकाल देंगे। बस इतने ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इसी से हो जाएंगे। सो आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, ऐसा सख्त था महाराज जिनका को जिन घर झू। देखो अब अपन निकालने जाने सॉल्यूशन किसका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का। देखो क्या दे रखा है, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में बता रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखा है और मुझे बता रखा है बैलेंस शीट दे रखी है।
ईयर एंड ऑफ ईयर जस्ट कंडक्टेड, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर टोटल एसेट और ये टोटल लायबिलिटी दे रखा है। अभी दे रखा है अपन से पूछ रहा है कि भाई जीपी रेशियो निकालो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो फॉर द कंपनी। अच्छा, फर्नीचर इंडस्ट्री अर्न्स जीपी एट एन एवरेज रेट ऑफ 23% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। अच्छा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, जीपी अपॉन सेल्स इन 200 करते हैं अपन, जीपी अपॉन सेल्स इन 200 करते हैं। जीपी निकालो कितना आ रहा है, 300 माइनस 225 करोगे, देखो ये आ गया 300 माइनस 225, जीपी आ गया मेरा 75 लाख। 75 लाख को मैं डिवाइड करूंगा सेल्स से, इंटू 100 कर दिया मैंने, सेल्स कितनी दे रखी है 300, तो 75 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 करा तो मेरा जीपी निकल के आया 25%। इंडस्ट्री का कितना दे रखा है 23%, मतलब अपन जो है जीपी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं अपन, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, वही ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो देखो ईबीआईटी मेरा कितना निकल के आ रहा है 300 माइनस 225 माइनस 48 कर लो आप, ठीक है। तो देखना इधर ईबीआईटी मुझे दे रखा है 300 माइनस कहां गया, ये रहा 300 माइनस 225 इंटू माइनस 48 आ गया 27 का मेरा जो है, तो 75 कैसे निकला अपना 300 माइनस 225, 300 माइनस 225 माइनस 48 जो है मेरा 27 लाख का 27 लाख का जो है ईबीआईटी निकल के आ गया। डिवाइड करूंगा मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे 225 माइनस 43, 225 माइनस 43 ये आपका एवरेज सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा, करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का निकल के आएगा। इन दोनों का जो है आपको बेसिकली क्या करना रहेगा, एवरेज लेना रहेगा। तो ये देखो मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, और बेसिकली मेरा जो है आरओसी कितना निकल के आया 15%, राइट, और इंडस्ट्री का कितना है 12%। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, मैं आपको जो है एक चीज बताना भूल गया, और वो ये थी कि भाई जो अपन ईबीआईटी सॉरी जो अपन क्या करते हैं आरओआई निकालते हैं, तो अपन को एवरेज लेना पड़ता है। जस्ट अ सेकंड, सख्त था महाराज जिनका मुल्को मेरा, जिनकर झूलता हाथी, कहाँ गया कहाँ गया। ऑलराइट, तो देखो आप जो है एक चीज अपडेट कर देना, ये बेसिकली ये जो नई बुक इन लोगों ने प्रिंट करी है ना, उसके अंदर इन लोगों ने इसको जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया है। तो ईबीआईटी अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इस चीज को अपडेट कर देना आप। कहाँ गया ये, हाँ, ये जो ओपनिंग है ना, इसको ओपनिंग को हटा के इसको एवरेज कर दो। तो ये जो नोट्स है ना, ये नवंबर 23 के लिए थे, तो इन लोगों ने जो है अभी बुक अपडेट करी है, तो उसके बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि जो है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है एवरेज पे। तो आप एवरेज पे निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है यार। तो इस नोट्स में जो है आप इसको ओपनिंग की जगह एवरेज कर दो, एवरेज। ऑलराइट, अब आ जाता है अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सेम ही जो अपन ऊपर करा है, एक्सटेंशन टू द अबाउट दिस कर लेना आप, बकवास है ये। फिर आ जाता है अपन रेसिडुअल इनकम के क्वेश्चन पे, दे रखा है क्या, ये एग्जांपल कर लेना, जो अपन ने फॉर्मूला यूज करा ना उसके बेसिस पे एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने, इजीली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट में से क्या करना है ये निकाल देना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बन रहा है आपका इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, 3 डिवीजन दे रखे हैं मुझे, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 14%। फिर आगे ये बता रखा है मुझे द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड इनकम ऑफ ईच डिवीजन, ऑपरेटिंग एसेट एंड इनकम ऑफ ईच डिवीजन, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग एसेट, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग इनकम। और फिर मुझे आगे बता रखा है कि भाई एलएनजी लिमिटेड हैज 8 लाख ऑफ एडिशनल कैश टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द डिवीजन, मतलब कंपनी के पास 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन से डिवीजन में इन्वेस्ट करा जाए, राइट। अब आगे देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई द डिवीजन मैनेजर्स हैव आइडेंटिफाइड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग आरओआई, मतलब बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो 8 लाख ये मैं एल डिवीजन में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे को जो रिटर्न मिलेगा 16% का, एन में मिलेगा 12% का, जी में मिलेगा 15% का। अच्छा देखना, ओके क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द आरओआई, आरओआई निकालना है एट प्रेजेंट ऑफ ईच डिवीजन, आरओआई निकालो आप ईच डिवीजन का, एंड स्टेट विच डिवीजन मैनेजर इज करंटली प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट आरओआई। आरओआई निकालना सिंपल है, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट इनटू 100। इसमें मुझे ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बता नहीं रखा, तो जो बता रखा है उसके बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आरओआई निकालना पड़ेगा। तो आरओआई कैसे निकलेगा, 345,600 डिवाइड बाय 19,20,000 इनटू 100। देखो 345,600 डिवाइड बाय 19,20,000 इनटू 100, मैंने तीनों का जो है आरओआई निकाला। सबसे ज्यादा किसका निकल के आ रहा है, सबसे ज्यादा जो है मेरा एल का निकल के आ रहा है आरओआई। आगे बढ़ते हैं, अभी बोला है कि भाई बेस्ड ऑन आरओआई, आरओआई के बेसिस पे बताओ आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। देखो आपको सीधी सी बात ये पता है कि एल डिवीजन मैनेजर का करंटली आरओआई कितना आ रहा है, 18% आ रहा है। अच्छा, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका जो है आरओआई कितना निकल जाएगा 16%। तो क्या मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में करूंगा उसका जो आरओआई है वो मेरे करंट आरओआई से कम आ रहा है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जी का कंपेयर करेंगे। तो देखो जी का क्या दे रखा है, करंटली वो कमा रही 13.6, लेकिन जैसे वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देगी तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट से उसको जो है 15% क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो जी क्या होगी, विलिंग होगी टू इन्वेस्ट एडिशनल फंड्स अपने डिवीजन में, राइट। अच्छा, एन की बात करते हैं, देखो एन का प्रेजेंट आरओआई 16.5 और एन एक्सपेक्ट कितना कर रही है, बेसिकली एडिशनल इन्वेस्टमेंट से 12%। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो टोटल मेरा आरओआई होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, 16.5% से।
तो हम बताएंगे, देखो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि डिवीजन द मैनेजर ऑफ डिवीजन जी वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल फंड, क्योंकि जो है प्रेजेंट आरओई कितना है 13.6 और एडिशनल कितना कमा पाएगी वो 15% कमा पाएगी, राइट। अभी बोला है कि बेस्ड ऑन आरओई आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट। बेसिकली जी एक्सेप्ट करेगा तो कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एल और एन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने वही बता रखा है कि भाई एल और एन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मैनेजर्स ऑफ डिवीजन एल एंड एन वुड नॉट बी ईगर टू एक्सेप्ट द ऑफर, राइट। अभी बोल रहे हैं कि स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एलएनजी लिमिटेड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां पे आ रही है, क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर पॉइंट नंबर 4। देखो डिवीजन एल ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है कि भाई सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है मुझे डिवीजन एल में। आगे बढ़ते हैं, स्टेट द कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट, इसको पढ़ लेना, थियरी है। एंड एडवाइस हाउ द रेसिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर, ये भी थियरी है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, ये थियरी दे रखा है। अब आ जाते हैं अपन ईवीए के क्वेश्चन पे, ये एग्जांपल दे रखा है, इजी है, कर लेना आप। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बता रखा है, एक कंपनी है, कंपनी का शेयर कैपिटल बता रखा है इतना, रिजर्व सरप्लस दे रखा है इतना, लॉन्ग टर्म डेट इतना है और मेरा जो है ट्रेड पेबल बता रखा है 20.38 का मुझे जो है ट्रेड पेबल दे रखा है। आगे देखते हैं अपन क्या दे रखा है, ईवीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इतना, इंटरेस्ट पेड है इतना, टैक्स रेट इतना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया इतना, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया इतना। ईवी का फॉर्मूला अपन ने पकड़ा क्या है, नोपैट माइनस चार्ज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकाल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट कर लिया तो मेरा जो है कितना निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 243952 का मेरा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। डब्ल्यूएसीसी निकालना है, डब्ल्यूएसीसी आराम से निकाल सकते हो। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू में क्या करूंगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरह से मैंने जो है डब्ल्यूएसीसी निकाल दिया, वो मेरा निकल के आ गया 12.7 का। अपन क्या करेंगे, नोपैट निकालेंगे। नोपैट का तरीका अपने को पता है ना, पीबीआईटी में से पहले मैं इंटरेस्ट लेस करूंगा, टैक्स लेस करूंगा, फिर क्या करूंगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दूंगा, राइट। तो अपने को सारी इंफॉर्मेशन दे ही रखी है। ईबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट लेस करा, टैक्स लेस करा और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को मैंने बेसिकली ऐड कर दिया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना था 13.48 नेट ऑफ टैक्स, मतलब 13.48 माइनस कितना टैक्स दे रखा है, टैक्स से 30% है, टैक्स से 30% बता रखा है। तो मैंने इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दिया, तो बेसिकली मेरा नोपैट निकल के आ गया और मैंने फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल दिया, ईवे निकाल दिया, राइट। सो बेसिकली देखना इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 जो है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 आप जो है खुद कर लेना, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है। ऑल्दो वो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन एग्जाम में जो बेसिकली आपके जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है उसमें वो पूछता है। तो इलस्ट्रेशन 5 और 6 आप कर सकते हो आराम से। जो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करे ना, इन नोट्स में उस टॉपिक को रिफर करना, बैलेंस स्कोर कार्ड करके जो टॉपिक है उसको रिफर कर लेना, थ्योरेटिकल टॉपिक है और उसके बेस पे वो इलस्ट्रेशन कर लेना, वो एग्जाम में पूछेगा, इसलिए उसको छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। तो इलस्ट्रेशन 5 और 6 आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है, एक डिवीजन दे रखा है, डिवीजन नंबर 2, जिसका मुझे इन्फॉर्मेशन बता रखी है ये कि भाई इसका नेट ऑपरेटिंग इनकम इतनी है और मेरा जो है ऑपरेटिंग एसेट बता रखे 50,000 का। फिर से बता रखा है कि भाई कंपनी का ओवरऑल आरओई लास्ट ईयर का कितना था, 18% था। अच्छा, डिवीजन 2 हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख। मतलब बेसिकली जो डिवीजन है ना, ये 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकती है और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगी तो जो है इसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब बेसिकली ये जो है क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अभी बोला है कि कैलकुलेट द लास्ट ईयर का आरओई डिवीजन 2, लास्ट ईयर का आरओई निकालना है तो 16,80,000 डिवाइड बाय 52,50,000, 16,80,000 डिवाइडेड 52,50,000 कर दोगे तो आपको जो है पिछले साल का क्या मिल जाएगा, इसका आरओई निकल के आ जाएगा और वो है क्या है 32% है। ये हो गया 32% का मेरा आरओई। फिर वो क्या दे रखा है भाई, ये बोला है डिस्कस वेदर द मैनेजर वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन। मतलब बेसिकली मैं ये वाले ऑफर को एक्सेप्ट करूं नहीं करूं तो इसका भी मैं आरओई निकालूंगा। देखो 90 लाख मैंने करा, 90 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करा, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट लेस करा, प्रॉफिट आ गया। इस 6,30,000 को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा 30 लाख से, तो मेरा बेसिकली जो है आरओई निकल के आएगा 21%। तो देखो एक चीज समझो कि भाई करंट मेरा आरओई कितना है 32% है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करा तो मेरा जो न्यू इन्वेस्टमेंट करा मैंने जो वो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न देगी 21% का, तो अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा तो बेसिकली होगा क्या, मेरा ओवरऑल आरओई 32% से कम हो जाएगा। और कैसे कम होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, इधर कितना आरओई आ रहा है 32%, इधर आ रहा है 21%, कैसे ओवरऑल कम होगा। इधर प्रॉफिट कितना है 16,80,000 प्लस इधर का प्रॉफिट हो जाएगा 6,30,000 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है 52,50,000 प्लस इधर का प्रॉफिट कितना हो गया, इधर का इन्वेस्टमेंट हो गया 30 लाख। तो अगर मैं टोटल आरओई निकालूंगा, कंबाइंड आरओई, तो 32 से कितना हो गया 28 हो गया। तो बेसिकली जो डिविजनल मैनेजर है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो आरओई निकल के आ रहा है वो एक्जिस्टिंग आरओई से कम है। और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो बेसिकली जो मेरा ओवरऑल आरओई वो क्या हो जाएगा 32% से 28% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिवीजन मैनेजर बेसिकली ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अच्छा, इसमें देखा है रेसिडुअल इनकम अप्रोच। तो देखो सीधी सी बात है, रेसिडुअल इनकम अप्रोच मुझे ये बताती है कि आप प्रॉफिट में से लेस कर दो क्या, आपको जो चार्ज ऑन वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको बेसिकली लेस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है अमाउंट टर्म्स में लेस करना है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है ना तो आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। रेसिडुअल इनकम मुझे ये बताता है
अच्छा आरओआई मुझे क्या बताता है कि भाई एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना है आपको, जो है एग्जिस्टिंग अपना जो आरओआई आ रहा है उसको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना है और फिर डिसीजन लेना है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। लेकिन जो रेसिडुअल इनकम अप्रोच है ना वो बेसिकली मुझे ये बताती है कि सो लॉन्ग एज कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, ठीक है, सो लॉन्ग एज जो आपका प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, फिर सोचो मत आप। तो बेसिकली अपन को ये देखो इनको बताना पड़ेगा कि देखो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का है 18%, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6,30,000 का आ रहा है ना, देखो ये रहा 6,30,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा, माइनस करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है 30 लाख का 18% करोगे तो इतना आ जाएगा, तो रेसिडुअल इनकम आ गई मेरी 90,000। तो हम कहेंगे कि भाई आपकी रेसिडुअल इनकम क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, आप इस ऑफर को आंख बंद करके एक्सेप्ट करो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो बेसिकली आपका क्या होगा, आप आरओआई से सोचने लग जाओगे और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आप ओवरऑल कंपनी के फायदे की बात करो, ठीक है, अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो ओवरऑल कंपनी को जो है 90,000 का फायदा होगा। तो हम रेसिडुअल इनकम अप्रोच से क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना ज्यादा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो बेसिकली आरओआई और आरओआई और रेसिडुअल इनकम, ठीक है, आरओआई और रेसिडुअल इनकम में जो है ये डिफरेंस है, राइट। तो उसी बेसिस पे लोगों ने सोल्यूशन दे रखा है जो मैंने आपको हिंदी में समझाया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दो डिवीजन है, एक डिवीजन वाई है, एक डिवीजन डी है। दोनों डिवीजन के मैनेजर को हम क्या करते हैं, हर साल 7,20,000 की सैलरी पकड़ाते हैं, राइट। अब इन लोगों ने कहा है कि भाई मिनिमम आरओआई हम इनसे कहते हैं कि भाई कम से कम आपको जो है 12% पर एनम अर्न करना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने कहा कि अगर आप 12% से ज्यादा अर्न करते हो तो इन लोगों ने देखो क्या दे रखा है, उनको बोनस देंगे अपन फॉर एवरी होल 1% पॉइंट अबव 12% which the division achieves for the year, a bonus equal to 3% of the annual salary will be paid subject to maximum 20% of the annual salary। तो एनुअल सैलरी कितनी है, एनुअल सैलरी 7,20,000, 7,20,000 की जो है मेरी एनुअल सैलरी है, उसका अगर मैं क्या करता हूँ 20% तक करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा, ये 1,44,000 समथिंग करके निकल के आ जाएगा, राइट। तो मतलब मुझे मैक्सिमम बोनस देना है कितना, 1,44,000 का, और मैं बोनस में निकालूंगा कैसे, फॉर एवरी होल 1% पॉइंट अबव 12% विद द डिवीजन अचीव्स अ बोनस इक्वल टू 3% ऑफ द एनुअल सैलरी विल बी पेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ द। अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है लोगों ने, डिवीजन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से मैंने हेड ऑफिस का अलोकेशन लेस करा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ये दे रखा है मुझे बैलेंस शीट के आइटम्स, डाउन करंट एसेट, कैश, ट्रेड पेबल्स एंड मैनेजर रिस्पांसिबल। अच्छा आगे देखना क्या बोल रखा है ये। अच्छा आगे इन लोगों ने बता रखा है कि जो डिवीजन डी का मैनेजर है ना उसने जो है 13.6 लाख इन्वेस्ट करे हैं किसमें, एक मशीनरी में, ताकि क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, राइट। फिर लोगों ने बता रखा है जो डिवीजन वाई का मैनेजर है ना उसने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ऑल्दो उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, आप समझ पा रहे हो। तो ये जो डिवीजन डी का मैनेजर है इसने कुछ प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट करा है, कितना 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। अच्छा डिवीजन वाई है ना, डिवीजन वाई ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ऑल्दो इसको जरूरत है, ऑल्दो इसको कंप्यूटर स्टिक कराना था लेकिन इसने ठीक नहीं करा है। आगे देखना ये लोग कह रहे हैं, आगे इन लोगों ने बता रखा है कि जो ये डिवीजन वाई है ना इस टाइम पे ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करानी है, इस टाइम पे ट्रेड पेबल को टाइमली पेमेंट नहीं करा, इसका मतलब ये जो ट्रेड पेबल है वो ज्यादा शो हो रहे हैं। अच्छा ये लोग, ये जो डिवीजन वाई है इसने अपने ट्रेड पेबल को टाइमली पेमेंट नहीं करा, और डिवीजन डी इसने टाइमली पेमेंट कर दिया है। अब देखना आगे देखते हैं अपन, ये बोला है कि आरओआई निकालो आप, तो देखो आरओआई निकालते हैं। आरओआई कैसे निकालोगे आप, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आई मीन क्वेश्चन नंबर 2। देखो कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट आपको बता रखा है 5290, ठीक है, मेरा 5290 आ गया। अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे ऑपरेटिंग एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, नॉन करंट एसेट ऐड कैश एंड इन्वेंटरी ऐड, लेस कर दूंगा मैं ट्रेड पेबल। तो मैंने क्या करा, दिस माइनस दिस करा, मेरा जो है कितना निकल गया, नेट एसेट, दिस डिवाइड बाय दिस करा तो मेरा आरओआई निकल के आ गया 28.5 और 11.7 दोनों का आरओआई निकल के आ जाएगा। हम बताएंगे कि भाई आरओआई किसका ज्यादा आ रहा है, डिवीजन वाई का ज्यादा आ रहा है। फिर इसने कहा बोनस निकालो, तो बोनस आप निकाल सकते हो ना, बोनस अपन को क्या पता है, फॉर एवरी 1% पॉइंट अबव 12% अपन को क्या देना है, बोनस देना है इक्वल टू 3% ऑफ द एनुअल सैलरी। देखो तो 7,20,000 एनुअल सैलरी है, इसका 3% करा तो मेरा जो है 21,600 निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि भाई 12% से ज्यादा आपने कितना कमाया, तो देखो इस डिवीजन वाई ने कितना कमाया 28.5 माइनस 12 करो तो कितना आ जाता है 16.5 आता है, लेकिन अपने को बोनस कितने का देना है 16 का बोनस देना, राइट, 16 पॉइंट्स का बोनस देना है मुझे, ठीक है। अब मुझे देखो क्या बता रखा है कि भाई एक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा 3%, मतलब 1% अबो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 21,600 को बोनस देना पड़ेगा। तो 21,600 इंटू 16 कर दो, 21,600 इंटू 16 कर दो, आगे 3,45,600, लेकिन कैप है ना अपनी, कैप कितनी है 1,44,000, तो अपन इसको बोनस देंगे 1,44,000 का। अच्छा ऐसे डिवीजन डी का निकालूंगा तो डिवीजन डी को बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आएगी कि भाई इसको बोनस देना पड़ेगा, मुझे इसको बोनस नहीं देना पड़ेगा। अच्छा आगे बोल रहा है कि भाई डिस्कस करो वेदर आरओआई जस्टिफाइज प्रोवाइड्स द जस्टिफिएबल बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द बोनसेस। देखो सीधी सी बात ये है, लॉजिकली सोचना, अपन आरओआई कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके निकालते हैं ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली में एक तरह का मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो डिवीजन वाई ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ऑल्दो जरूरत थी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डिनोमिनेटर आ रहा है नहीं कम आ रहा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बेसिकली क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, इसकी वजह से जो मेरा आरओआई वो इंक्रीज होकर आ गया। अच्छा डिवीजन डी ने क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया का मतलब क्या है कि भाई ये जो आई का अमाउंट है ना, ये डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा की वजह से मेरा जो है आरओआई कम आ रहा होगा। तो बेसिकली डिवीजन डी का मैनेजर ये बोलेगा कि देखो भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट करा है, कंपनी के फेवर में करा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़े,
अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मेरा आरओआई कम हो गया इसलिए मुझे बोनस नहीं मिल रहा, ये तो गलत बात है। डिवीजन डी का मैनेजर फिर कंपनी के सीईओ को बताएगा कि जो डिवीजन वाई का मैनेजर है ना, डिवीजन वाई के मैनेजर ने बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी फिर भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसको पैसा कमाना था, उसको बोनस कमाना था। तो डिवीजन डी का मैनेजर सीईओ को बोलेगा देखो भाई आरओआई के बेसिस पे आप हमारे बोनसेस को जज मत करो, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैनेजर इस चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। तो हमने क्या समझा कि भाई फॉर्मुला निकलता है पी, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अच्छा डिवीजन डी का मैनेजर, इस मैनेजर ने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसकी वजह से मेरा आरओआई कम आया, आरओआई कमाने की वजह से इसको बोनस नहीं मिला, ठीक है। और डिवीजन वाई ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट नहीं करा, जिसकी वजह से आरओआई ज्यादा आया और आरओआई ज्यादा आने की वजह से बोनस इसको मिल गया। तो हमने बता दिया कि भाई आरओआई की वजह से जो है ये दिक्कत आ रही है, तो आप जो है आरओआई को यूज मत करो एज अ बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग बोनस, राइट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इतनी बकवास कर रखी है, बस अपन को ईवीए निकालना है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कंपनी की। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट हो गया, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स बता रखा है, फिर स्टॉक मार्केट का शेयर इंडेक्स बता रखा है, रिटेलिंग शेयर इंडेक्स बता रखा है, एंड एक्स गेटिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इरेलेवेंट है, काम की नहीं है अपने लिए, अपने एग्जाम में नहीं पूछने वाला। अपने को बस समझना है ईवीए कैसे निकालते हैं। देखो ईवीए निकालने का तरीका अपने को पता है क्या होता है, या तो आप सीधे चले जाओ ईबीआईटी में से पहले आपने इंटरेस्ट लेस करा, टैक्स लेस करा, क्या आ गया, पीएटी आ गया, पीएटी में आप क्या कर दो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि नोपैट में आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर सकते हो। तो इन लोगों ने देखो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी मैंने इसको ईबीआईटी बोल दिया होगा, ये आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स है, मतलब ये क्या है, नोपैट है। तो नोपैट में आप क्या करोगे, बेसिकली मेरे को नोपैट में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को बेसिकली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये अपने पढ़ रखा है ना इधर, let me just take you to formula ये रहा। ओके एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, देखो ये रहा फॉर्मूला। पैट में अपन को क्या करना है, बेसिकली इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड करना है। तो मैंने वही करा, पैट में मैंने इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दिया। तो पैट मुझे दे रखा है 55.55 का, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट कितना बता रखा है 15.60, टैक्स कितना देखा 30%, तो नेट ऑफ टैक्स को मैंने ऐड कर दिया। ये क्या गया, मेरा नोपैट आ गया। अच्छा मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखा है 273.58, ये हो गया 273.58। मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, मतलब WACC। तो देखो वेट मुझे बता रखा है कितना है, डेट का है 60, ये हो गया, इक्विटी का डेट का है 40, इक्विटी का 60, तो डेट का हो गया 40, इक्विटी का हो गया 60, इंटू मुझे क्या करना है केई और केडी। तो केई मुझे बता रखा है 14.2, ये हो गया 14.2, और केडी में क्या करूंगा, पोस्ट टैक्स निकालूंगा। तो 8 माइनस 30% कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, कितना निकल गया, 10.76। मैंने फॉर्मुला लगाया, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, मेरा ईवी निकल के आ गया इतना, पिछले साल का ईवी हो जाएगा मेरा बेसिकली इतना, ठीक है। ये ईपीएस ईपीएस सब छोड़ देना, काम का नहीं है, आपके रेलेवेंट नहीं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। अपने एग्जाम में बस पूछेगा अपन से ईवी, आरओआई, आरआई, सिंपल। हाँ सो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन अपने को ईवीए निकालना है, ठीक है। ये सारी लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझे, क्या बता रखा है, 2 डिवीजन है मेरे, एक तो WDO और WBO, ठीक है। रेवेन्यू में से मैंने कॉस्ट लेस करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट लेस करा, पीबीटी आ गया, टैक्स लेस करा, पैट आ गया। मुझे बता रखा है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इतना है, एंड रेगुलेटर ने जो है किसके लिए डिटरमिन करा है, WDO, मतलब WDO के लिए डिटरमिन करा है दिस एंड दिस। आगे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो ऑपरेटिंग खर्चा है ऊपर, उसके अंदर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और नॉन कैश एक्सपेंस है। आगे मुझे बता रखा है कि भाई इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन करंट ईयर का इतना है, पिछले साल का 2 इकोनॉमिक और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेम था। फिर इन लोगों ने दे रखा है करंट ईयर में मैंने टैक्स पे करा 18 करोड़। अच्छा डिफर्ड टैक्स प्रोविजन ऑफ 16.8 करोड़ हैज बीन एडजस्टेड, ठीक है, एंड देयर वर नो डिफर्ड टैक्स बैलेंस इन द प्रीवियस में कोई डिफर्ड टैक्स बैलेंस नहीं था, राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पिछले करंट ईयर में 9 करोड़ का है। आगे इन लोगों ने बता रखा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपन ऊपर खर्चा करा है ना, ये वाला जो खर्चा करा है मैंने कैपिटलाइज नहीं करा, इसको मैंने क्या करा, डिफर कर दिया है। फिर मुझे दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और मुझे बता रखा है गियरिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब, और मुझे रेशियो बता रखा है। ईवीए निकालते, देखो ईवीए निकालने का मैंने आपको फॉर्मुला समझाया था, एडजस्टेड ईवीए निकालने का। क्या होता है एडजस्टेड ईवीए निकालने का फॉर्मुला, आपको क्या करना है, पहले तो उठाना है पीबीआईटी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पीबीआईटी उठा लोगे। देखो क्वेश्चन में पीबीआईटी आपको कितना दे रखा है, पीबीआईटी क्वेश्चन में आपको बता रखा है कितना, पीबीआईटी 162, तो मैंने 162 उठा लिया। देखो 162 मैंने ये ले लिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सारे नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस करना है, टैक्स पेड लेस करना है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट लेस करना है। देखो तो ये जो चारों चीजें मैं क्या करूंगा, एड बैक कर दूंगा। तो 118, 14, 4 और 24, ठीक है, 118, 4, 14 और 24। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा क्या हो गया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया मैंने, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस करूंगा।
इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन बता रखा है 167 का, तो 167 मैंने लेस कर दिया। टैक्स पेड मुझे बता रखा है क्वेश्चन में कितना है 18 करोड़ है, तो 18 करोड़ मैंने लेस कर दिया। और टैक्स ऑन इंटरेस्ट मैंने क्या कर दिया बेसिकली लेस कर दिया, राइट। तो मेरा नोपेट निकल के आ गया 124.2 का। अब मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ो। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन मुझे बता रखा है और वो ये है 1495 जो है कंपनी का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये रहा। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, पीवीटी इन लास्ट ईयर। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करंट ईयर में टोटल कितने का आ रहा है, 9 करोड़ का आ रहा है। अच्छा 9 करोड़ का आ रहा है, जिसमें से मैंने 4 करोड़ का तो करंट ईयर में बनाया है, तो मतलब 5 करोड़ ओपनिंग हो रहा होगा। तो 5 करोड़ मेरा क्या आ गया, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली ये सारे खर्चे ऐड करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। तो देखो नॉन कैश एक्सपेंस, तो प्रोविजन तो मैंने ले लिया, ये दे रखा है 12 मैंने क्या करना है, एड बैक करना है। अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन मुझे लेस करना है। बेसिकली मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि भाई पिछले साल का दोनों सेम था, तो मैं ऐड और लेस करके ऐड करूंगा लेस करूंगा, तो आंसर एक ही आएगा, क्या आएगा 1512। अच्छा WACC निकाल लोगे आप, WACC अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता रखा है मुझे, ठीक है, इससे और इससे रेशियो से आप क्या करोगे, WACC निकाल दोगे और आपका जो है EV निकल के आ जाएगा 5.98 माइनस का, राइट, इजी। फिर ROC निकालने को बोला है, ROC आप निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करके, राइट। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, अपने के पास EV निकालवाने को बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन मुझे बता रखी है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा दे रखा है इतना, इसमें मैंने नॉन कैश खर्चा ऐड करा, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर मैंने ऐड करा, टैक्स लेस करा और टैक्स ऑन इंटरेस्ट मैंने क्या करा लेस करा, तो मेरा जो आ गया नोपैड। ये क्वेश्चन मुझे निकाल के दे रखा है। फिर इन लोगों ने क्या करा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है 4802 माइनस ऐड कर दिया इसने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गया एडजस्टेड। फिर इसने निकाला WACC कैसे निकाला, जब अपन निकालते हैं KE इंटू वेट, KD इंटू वेट। अच्छा इन लोगों ने जो KD लिया है ना, देखो KD कितना लिया 7.8। अच्छा जबकि ये क्या है प्री टैक्स है, तो अपन को उसको जो है पोस्ट टैक्स लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, WACC निकाला, EVA निकाल दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई वेट है 1.11, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 7.8%, टैक्स दे रखा है इतना, इंटरेस्ट चार्ज इन द पीरियड वाज इतना, इंटरेस्ट कितना चार्ज करा है 163.2, इंटरेस्ट चार्ज इन द पीरियड कितना है 166.2। आगे देखना क्या दे रखा है कि भाई हमने 80 लाख का खर्चा करा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, 46.2 लाख का खर्चा करा है मैंने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, ये लास्ट 2 ईयर से मैं करता आ रहा हूँ। अच्छा करंट ईयर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 20 लाख का रहा है, टैक्स पे कितना करा है 260 लाख और टैक्स चार्ज कितना है इतना, और ये मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखा है, ओपनिंग कितना है 4564। अपन को जो है करेक्ट EVA निकालना है। देखो सीधी सी बात है, करेक्ट EVA निकालने का तरीका क्या है, अपन आ जाते हैं इधर, ये हो गया। मेरे को सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना पड़ेगा, कितना दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता रखा है 1102.08, तो ये हो गया मेरा 1102.08। अच्छा इसमें मैं क्या करूंगा, नॉन कैश खर्चा ऐड करूंगा। देखो क्या दे रखा है, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करना है, कितना दे रखा है नॉन कैश एक्सपेंस, ये दे रखा है 30.2 मैंने क्या करा ऐड बैक करा। इसके अलावा मुझे क्या ऐड बैक करना है, डिफर्ड रेवेन्यू खर्चे आपके जो है सारे ऐड कर दो। तो डिफर्ड रेवेन्यू खर्चे कौन कौन से दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 80 लाख का, तो ये खर्चा है 80 लाख मैंने ये ऐड कर दिया। इसके अलावा 46.2 का जो है मेरा ये हो गया मार्केटिंग का खर्चा मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह कितना खर्चा करा है 20 लाख का खर्चा करा है, ये मैंने 20 लाख भी ऐड कर दिया। टैक्स मुझे लेस करना है, टैक्स पेड लेस करता हूं मैं, देखो क्या दे रखा है टैक्स पेड मुझे लेस करना है। तो टैक्स पेड देखो क्वेश्चन बता रखा है 260 लाख का, तो 260 लाख का मैंने टैक्स पेड लेस करा। उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ता है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट पे टैक्स निकाल दिया आपने, तो इंटरेस्ट पे टैक्स निकाल दोगे आप कितना आ जाएगा 48.96, आपका जो है नोपैड निकल के आ जाएगा 970.24। इधर तक कहानी समझ में आ गई। अब अपने को बेसिकली क्या करना है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एडजस्टेड निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे एडजस्टेड निकालना है, कैसे निकालूंगा, ओपनिंग पकड़ लो, ओपनिंग कितना देखा देखो क्वेश्चन में बता रखा है 4564, तो 4564 मैंने ये ले लिया। इसके अलावा मुझे क्या करना है, सारे खर्चे लास्ट ईयर के ऐड करने हैं। तो देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बता है कि मार्केटिंग खर्चा सिर्फ 46.2 लास्ट ईयर का भी बता रखा है मुझे, तो बस यही ऐड हो गया और ये मेरा कितना निकल के आ गया, एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। तो ये नोपैट हो गया, ये एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। WACC निकाल ही लोगे आप, ये दे रखा है KE, ये दे रखा है KD को मैंने पोस्ट टैक्स करा और वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा WACC निकल के आ गया और EVA का मैंने फॉर्मुला यूज करके करेक्ट EVA निकाल दिया। और कुछ नहीं करना, बाकी जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 6 7 8 9, देखो क्वेश्चन दे रखा है 6 7 8 जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये 6 7 8 9, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको आप जो है थियोरेटिकल, ये बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। भी जो मैंने नोट्स दे रखे हैं ना, इन नोट्स में जाना, इन नोट्स में इनके टॉपिक्स को पकड़ना और उसके बेसिस पे जो है आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं आपसे नहीं करा रहा क्योंकि अपन ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो अपन फालतू इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन करके जरूर जाना, बिकॉज इनमें से एक क्वेश्चन जो है मेरी एग्जाम में आया था, बैलेंस स्कोर कार्ड का जो क्वेश्चन है ना वो मेरी एग्जाम में आया, तो इनको कर लेना, बहुत आसान है, मतलब बहुत ज्यादा आसान अगर आपने नोट्स कर लिए तो। सो ऑलराइट, अपना जो है पूरा प्रैक्टिकल कंटेंट कॉस्टिंग का हो गया, ठीक है। आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा प्रैक्टिकल कंटेंट इधर से कर लो। थियोरेटिकल कंटेंट के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता ही रखे हैं। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स मैंने करा दिए। एंड मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का, बिकॉज आपने जो है वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दिया, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी वीडियोस इतनी चलेगी, बट ऑफकोर्स
चल गई तो मैं बड़ा खुश हुआ, ठीक है, मैं बड़ा मोटिवेटेड फील हुआ एंड मैं लिटरली इस बात से भी खुश हुआ कि बहुत से बच्चे मेरी वीडियोस देख के भी पास हुए। सो आई होप आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड इस वीडियोस को प्लीज अपने दोस्तों को रिकमेंड करना जो फ्यूचर में स्पॉम कॉस्टिंग के एग्जाम देने जाएंगे। ऑलराइट, बाय 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 बाय।